नमस्कार। नरेंद्र मोदी का एक सिद्धांत है, वो जब भी कोई प्लान बनाते हैं, किसी परियोजना की नींव रखते हैं, तो उद्घाटन भी वही करते हैं। केदारनाथ में मोदी ने आज यही किया। 2013 में जब मोदी ने केदारनाथ के बारे में सोचा था, तब वो गुजरात से सीएम थे। मोदी 2014 में पीएम बने, 2017 में केदारनाथ का प्लान बताया और 2021 में करके दिखा दिया। आज मोदी ने बताया कि पिछले 4 साल में वो 5 बार केदारनाथ क्यों आए और केदारनाथ आकर वो क्या महसूस करते हैं। आज मोदी ने धर्म की व्याख्या की, साथ में विकास की भी व्याख्या की। प्रधानमंत्री का कर्म और धर्म केदारनाथ में कैसे एक हो गया, इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ पहले ऐसा था और अब केदारनाथ ऐसा है। 8 साल में इतना बड़ा चमत्कार, केदार घाटी का ऐसा कायाकल्प जो नामुमकिन लगता था वो मुमकिन हो गया है। पहले से भी भव्य, पहले से भी दिव्य केदारनाथ का दर्शन प्रधानमंत्री ने पॉसिबल किया है। बाबा केदार की घाटी और वहां बने केदारनाथ मंदिर के प्रति करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था पहले से भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन केदारनाथ तक पहुंचना, बाबा केदार के दर्शन करना कभी इतना सरल नहीं रहा जितना नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। प्रधानमंत्री ने आज केदारनाथ मंदिर को पूरी दुनिया के सामने शोकेस किया। केदारनाथ की आपदा को 100 से अधिक देशों में देखा गया था। आज केदारनाथ के इस नए भव्य स्वरूप को भी पूरी दुनिया ने देखा। किसी काम को पूरा करने का संकल्प हो तो उसे सिद्ध किया जा सकता है। केदारनाथ का यह धाम मोदी के संकल्प से सिद्धि का परिणाम है। 8 साल पहले जब केदारनाथ घाटी में आपदा आई थी, तब मोदी गुजरात के सीएम थे। दिल्ली और देहरादून दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। नरेंद्र मोदी चाहते थे कि केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम उनको मिल जाए। मोदी केदारनाथ मंदिर को सोमनाथ मंदिर की तरह दिव्य बनाना चाहते थे। गुजरात सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर मनमोहन सिंह सरकार के पास भेजा। 4 जुलाई 2013 को यूपीए सरकार ने मोदी का वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या। लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा।
और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था, और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। 2013 में मोदी गांधीनगर से दिल्ली और दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचे तो तत्कालीन सरकार ने उनको केदारनाथ जाने की परमिशन नहीं दी थी। समय का चक्र देखिए कि विधाता ने केदारनाथ का सारा पुनर्निर्माण नरेंद्र मोदी के हाथों से कराया। प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी 5वीं बार केदारनाथ के पवित्र धाम पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ आए। उसी साल पीएम मोदी 20 अक्टूबर को फिर से केदारनाथ धाम पहुंचे और पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ पहुंचे थे और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। 18 मई 2019 को पीएम मोदी चौथी बार केदारनाथ धाम आए। तब उन्होंने ध्यान गुफा में करीब 17 घंटे तक साधना भी की थी। नरेंद्र मोदी रोज रोज केदारनाथ नहीं आ सकते, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां उनको इसकी इजाजत नहीं देती। लेकिन दिल्ली में रहकर भी मोदी ने ये इंश्योर किया कि केदारनाथ का काम कभी रुकने ना पाए। उन्होंने पीएम ऑफिस से ही ड्रोन के जरिए केदारनाथ की हर एक गतिविधि पर नजर रखी। केदारनाथ के इस पवित्र मंदिर के कपाट साल में 6 महीने बंद रहते हैं। भयंकर ठंड के कारण श्रद्धालु यहां नहीं आ सकते। केदार घाटी बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन उन भयंकर ठंड के दिनों में भी मोदी का काम यहां रुका नहीं। ठंड हो या बारिश, केदारनाथ के पुनर्निर्माण का कार्य 365 दिन चलता रहा। तभी तो केदारनाथ धाम को आज ये भव्य स्वरूप मिल पाया है। यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह, यानी पूरा साल भर काम करना मुश्किल है, यहां बहुत कम समय मिलता है, लेकिन बर्फबारी के बीच भी हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे। तब जाकर के ये काम हो पाया है। मेरा मन यहां लगा रहता था, तो मैं बीच बीच में ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, मेरे दफ्तर से यहां का पूरा मैं एक प्रकार से वर्चुअल यात्रा करता था। लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था। काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहां थे, इस महीने कहां पहुंचे, लगातार देखता था। केदारनाथ का कायाकल्प कैसे हुआ, इसे एक एक करके समझिए। केदारनाथ मंदिर के सामने का चबूतरा पहले 1500 वर्ग मीटर का था, अब वो 4125 वर्ग मीटर का है। मंदिर के चारों तरफ पत्थर की मोटी दीवार बनाई गई है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए पत्थरों को काट कर नई सीढ़ियां बनाई गई हैं। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत केदार घाटी के पहाड़ों पर ऐसी सड़कें बनाई गई हैं जिन पर बर्फ गिरने का भी असर न हो। मंदाकिनी नदी के घाट इतने सुंदर कर दिए गए हैं कि वहां बैठकर श्रद्धालु योग व्यायाम भी कर सकते हैं। मोदी ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि केदारनाथ से उनकी आस्था जुड़ी है। जवानी के दिनों में भी मोदी ने कई महीने केदारनाथ में बिताए थे। प्रधानमंत्री को केदारनाथ के प्रति हिंदुओं की श्रद्धा का एहसास है, इसलिए ये मंदिर उनकी प्रायोरिटी में टॉप पर है। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी।
और मैंने तो पहले देखा है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो यात्री यहां फंस जाते थे, तो इन पुरोहितों के घरों में ही एक एक कमरे में इतने लोग अपना समय बिताते थे। और मैं देखता था कि हमारे पुरोहित खुद बाहर ठंड में ठिठुरते थे, लेकिन अपने जो यजमान आते थे, जो अपने उनकी चिंता करते थे। मैंने सब देखा हुआ है, उनके भक्तिभाव को मैंने देखा हुआ है। अब उन मुसीबतों से उनको मुक्ति मिलने वाली है। साथियों, कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। 2014 में मोदी को ऐसा केदारनाथ मिला था जिसे मोदी ने इस तरह बदलने की ठानी थी। 2021 में मोदी ने अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन केदारनाथ के सुंदरीकरण का काम अभी जारी है। सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। और गरुड़ चट्टी का तो मेरा विशेष नाता भी रहा है। यहां एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं। मैंने आपके दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा। मोदी से पहले केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए 10 फीट चौड़ा संकरा गलियारा था। इस गलियारे के दोनों ओर अवैध इमारतें बना दी गई थी। आपदा में केदारनाथ मंदिर का गलियारा 30,000 टन मलबे से भर गया था। दुश्वार मौसम में इतना मलबा हटाना बहुत मुश्किल था। मोदी ने मलबे को 840 फीट लंबे रास्ते में बदल दिया। आज मंदिर तक जाने का रास्ता 70 फीट चौड़ा हो गया है। इस काम में स्थानीय कारीगरों को लगाया गया। केदार घाटी के 20,000 पत्थरों को काट छांट कर नव निर्माण किया गया। तीर्थ पुरोहितों के घर भी स्थानीय पत्थर और लकड़ी से बनाए गए हैं। ये घर ढलवा छत और स्थानीय स्थापत्य शैली के हैं ताकि वो सालों साल टिके रहें। मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर गोलाकार आगमन प्लाजा में 51,000 पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। अन्य परियोजनाओं के साथ इस प्लाजा का लोकार्पण भी आज प्रधानमंत्री ने किया। कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। भारत में बहुत कम प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो अपनी आस्था को छिपाते नहीं। मोदी इस मामले में यूनिक है। वो भोले बाबा में श्रद्धा रखते हैं तो इसे खोलकर दिखाते हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रधानमंत्री करीब 22 मिनट तक रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान केदारनाथ का जलाभिषेक किया, आरती की और शिव शंभू के आशीर्वाद रूपी तिलक अपने माथे पर लगाया। पूजा खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने शिवलिंग की परिक्रमा की। मंदिर से बाहर निकले तो नंदी को प्रणाम किया और फिर केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा की। मोदी का ये सब करना नेचुरल लगता है, इसलिए कोई सवाल नहीं उठाता। जो सवाल उठाते हैं उनकी सियासी मंशा पब्लिक तुरंत भांप लेती है, इसलिए मोदी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। केदारनाथ मंदिर के लिए एक टेम्पलेट है। मोदी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। प्रधानमंत्री का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में
ये सब कैसे होगा? कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है, और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री के शब्दों पर गौर कीजिए। बड़े लक्ष्य, कठिन समय, 130 करोड़ देशवासी और भयभीत होना मंजूर नहीं। ये तपस्वी मोदी की शक्ति है, जो भक्ति की शक्ति से चमत्कार कर देते हैं। केदारनाथ में हो रहा चमत्कार पूरी दुनिया के सामने आ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री की विश लिस्ट बहुत लंबी है। इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की विश शामिल दिखेगी। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। साथियों, आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। अब हमारी संस्कृति के, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन, और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। मथुरा वृंदावन में भी विकास के साथ साथ यहां की शुचिता, पवित्रता को आधुनिकता की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, हर नागरिक को अपनी आस्था का अधिकार है। इसमें करोड़ों करोड़ हिंदू भी शामिल हैं। शिव, राम और कृष्ण, हिंदुस्तान को जिन पर भी श्रद्धा है, प्रधानमंत्री मोदी उनके आगे शीश झुकाते हैं। संकल्प से सिद्धि का दूसरा उदाहरण है आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल। 4 साल पहले केदारनाथ को साक्षी मानकर प्रधानमंत्री ने प्रतिज्ञा की थी कि यहां एक भव्य शंकराचार्य की प्रतिमा लगाई जाएगी। आज प्रधानमंत्री की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन ही नहीं किया, बल्कि आसान शब्दों में आदि शंकराचार्य के बारे में बताया। सनातन धर्म क्या है, आदि शंकराचार्य की सोच क्या थी, और आज के समाज में, आज के देश में उस सोच को अपनाने की, उस सोच को समझने की क्यों जरूरत है। जुबानी नरेंद्र मोदी की है, लेकिन कहानी आदि शंकराचार्य की है। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाए बैठे प्रधानमंत्री मोदी ने बताया उन्होंने बंद आंखों से क्या देखा, क्या महसूस किया और क्या पढ़ा। अभी मैंने
आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है, जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। केरल के कालड़ी से केदार तक एक ऐसा सन्यासी जिसने हिंदू धर्म को नया स्वरूप दिया, सिर्फ 32 साल की उम्र में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। आज उसी आदि शंकराचार्य की संपूर्ण कहानी नरेंद्र मोदी ने सुनाई है। 21वीं सदी के भारत के लिए आदि शंकराचार्य का क्या महत्व है, इसका महत्व समझाया है। आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। अब हमारी संस्कृति के, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज का भारत आदि शंकराचार्य जैसे हमारे मनीषियों के निर्देशों में श्रद्धा रखते हुए, उस पर गौरव करते हुए आगे बढ़ रहा है। मोदी के लिए सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु आदि शंकराचार्य क्या हैं? मोदी ने आज करीब 1.5 घंटे की स्पीच में हर 5 मिनट पर शंकराचार्य का नाम क्यों लिया? थोड़ी देर में आपको सब बताएंगे, मगर उससे पहले इस विशाल प्रतिमा की बात करते हैं। 2013 की त्रासदी ने केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की समाधि को भी तहस नहस कर दिया था और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने केदारनाथ धाम जाकर प्रतिमा के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। उस वक्त मोदी ने यह कहा था, ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। आदि शंकराचार्य की नई समाधि के लिए मोदी के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया गया। नई प्रतिमा के लिए अलग अलग मूर्तिकारों ने कुल 18 मॉडल दिए, जिसमें से उस मॉडल को चुना गया जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वीकृति दी। प्रतिमा को बनाने के लिए जिम्मेदारी कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज को दी गई। 9 लोगों की टीम ने दिन रात एक कर दिया। मूर्ति के निर्माण कार्य में कृष्ण शिला यानी ब्लैक स्टोन का प्रयोग किया गया। लगभग 130 टन की एक शिला को काट छांट कर मूर्ति बनाई गई। 35 टन वजन और 12 फीट की ऊंचाई। मूर्ति पर नारियल पानी का खूब इस्तेमाल किया गया ताकि इसमें चमक आ सके। जब आप यहां आएंगे तो आपको ये गोलाकार आकार का भव्य दिव्य एक कॉरिडोर दिखाई देगा, और जब आप कॉरिडोर से यहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको आदि गुरु शंकराचार्य की इस तस्वीर के दर्शन होंगे। ये तस्वीर मैसूर में, या कहें कि ये मूर्ति मैसूर में बनाई गई है। इसको यहां एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के जरिए लाया गया। काले पत्थर में बनी इस मूर्ति पर नारियल के पानी से
पॉलिशिंग हुई या कहें कि घिसाई करते वक्त नारियल के पानी का इस्तेमाल किया गया है और ये मूर्ति अपने आप में दिव्य है, भव्य है और कभी भी इस मूर्ति की चमक कम नहीं होगी। आप देख रहे होंगे जो पानी है ये खुद मंदाकिनी और सरस्वती नदी से आ रहा है, लेकिन इसमें इंतजामात इस तरीके से किए गए हैं कि पानी जब भी आएगा हमेशा यहां पानी आता रहेगा। भले ही बर्फ पड़ी हो तो भी पानी का प्रवाह, धारा प्रवाह बना रहेगा। और इस तरीके से ये आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको केदार घाटी से दिखने वाली बर्फ से ढकी हुई यहां चोटियां दिखाई देंगी और आदि गुरु शंकराचार्य साक्षात यहां आपको लगेगा बैठे हैं। सितंबर 2021 में आदि शंकराचार्य की मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से उत्तराखंड ले जाया गया और इस तरह जिस काम की शुरुआत अगस्त 2020 में हुई थी, तकरीबन 1 साल में उसे अंजाम तक पहुंचा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और शिव पर उनकी आस्था काशी से लेकर केदारनाथ तक शिव धामों के कायाकल्प से साफ साफ नजर आती है। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा उसका उदाहरण है, मगर मोदी इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। मोदी अभी कई और टास्क पर काम कर रहे हैं। सबके रिजल्ट बहुत जल्द आने वाले हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। 15 दिसंबर को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की डेडलाइन है। इसी साल अगस्त में मोदी ने सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने एक पार्वती मंदिर की आधारशिला। ठीक इसी तरह बाकी ज्योतिर्लिंगों पर भी काम चल रहा है। मोदी ने मंदिरों के पुनर्निर्माण और धार्मिक पर्यटन पर विशेष जोर दिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण और केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। मोदी की शिव भक्ति को अगर दूसरे शब्दों में समझें तो आजादी के बाद से अब तक एक राष्ट्र के तौर पर भारत की आध्यात्मिक यात्रा को इस बात से समझा जा सकता है कि पंडित नेहरू मंदिरों के दर्शन और पुनर्निर्माण को हिंदू जागरण से जोड़कर देखते थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों की यात्रा और उसके पुनर्निर्माण को आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की संजीवनी के तौर पर देखते हैं और इसके लिए भी आदि शंकराचार्य का उदाहरण देते हैं। मैं समझता हूं आज के इस दौर में आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत और ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। साथियों, हमारे यहां सदियों से 4 धाम यात्रा का महत्व रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, शक्तिपीठों के दर्शन की, अष्टविनायक जी के दर्शन की, ये सारी यात्रा की परंपरा, ये तीर्थाटन हमारे यहां जीवन काल का हिस्सा माना गया है। ये तीर्थाटन हमारे लिए सिर्फ सैर सपाटा पर्यटन भर नहीं है, ये भारत को जोड़ने वाली, भारत का साक्षात कराने वाली एक जीवंत परंपरा है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्जागृति का काम किया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक सशक्त परंपरा खड़ी की। आज उनके अधिष्ठान भारत और भारतीयता का एक प्रकार से संबल, पहचान बने हुए हैं। मोदी के पहले यह कल्पना करना भी असंभव था कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी आस्था और आध्यात्मिक यात्रा के लिए मंदिरों के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ की रुद्र गुफा में ध्यान लगा सकते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कर सकते हैं
और गंगा में डुबकी लगा सकते हैं, मगर मोदी ने ये सोच बदल दी। आस्था के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म की राजनीतिक दुकान चलाने वालों को यह संदेश भी दिया है कि धर्म राजनीति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए आधारशिला बन सकता है। और इसका आइडिया भी मोदी को आदि शंकराचार्य के जीवन से ही मिलता है। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी को छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालड़ी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने। बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भूगोल को चैतन्य कर दिया, भारत के लिए नया भविष्य गढ़ दिया। उन्होंने जो ऊर्जा प्रज्वलित की वो आज भी भारत गतिमान बनाए हुए है। आने वाले हजारों साल तक ये गतिमान बनाए रखेगी। मोदी बार बार कहते हैं कि आध्यात्मिक एकता की शक्ति से ही भारत एक महान राष्ट्र के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है और दुनिया को लीड कर सकता है। पर अफसोस कि आजादी के बरसों बाद भी आध्यात्मिकता के इस मॉडल पर काम नहीं हुआ, जबकि मोदी ने भारत के इस आध्यात्मिक शक्ति को बखूबी समझा और इसके जरिए राष्ट्र नव निर्माण का शानदार मॉडल भी पेश किया है। 4 धामों और केदारनाथ मंदिर की स्थापना करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य ने समूचे भारतवर्ष को आध्यात्म से जोड़कर एक महान राष्ट्र बनाने की नींव रखी थी। मोदी इसी आध्यात्मिक चेतना को मुखर और प्रखर बना रहे हैं। और आर्यन खान ड्रग्स मामले में आज एक बड़ी खबर आई। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को आर्यन केस से हटा दिया गया है। आर्यन केस की जांच एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह करेंगे। समीर वानखेड़े अब आर्यन खान, समीर खान समेत कुल 6 ड्रग्स केस की जांच से दूर रहेंगे। वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नवाब मलिक ने ट्वीट किया, अभी तो यह बस शुरुआत है, सिस्टम को साफ करने के लिए बहुत कुछ किया जाना है। समीर वानखेड़े की ओर से भी तुरंत रिएक्शन आया। समीर वानखेड़े ने हटाए जाने की बात को गलत बताया। उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, मुझे जांच से हटाया नहीं गया है, मेरे ऊपर उठ रहे सवालों की वजह से ड्रग्स केस की जांच सेंट्रल एजेंसी से कराए जाने के लिए मैंने खुद याचिका दी थी। मेरी अपील के बाद ही आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच से मुझे अलग किया गया है। वानखेड़े ने कहा, मैं अभी भी मुंबई जोन को लीड कर रहा हूं और 100 से ज्यादा ड्रग्स केस की जांच अभी भी मेरे हाथों में ही है। बिहार में एक बार फिर शराबबंदी की हवा निकली है। बेतिया और गोपालगंज में कल से अब तक 25 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। बिहार में पिछले 5 साल से शराबबंदी है, लेकिन तब से अब तक 128 लोगों की जान जहरीली शराब ले चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार हैं जो सख्त एक्शन की जगह समीक्षा और भला बुरे का ज्ञान दे रहे हैं, सबक की सीख देने में लगे हैं। बिहार में सरकार के नाक के नीचे कैसे जहरीली शराब का कारोबार चालू है, इस रिपोर्ट में देखिए। जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, बिहार के बेतिया जिले में ये लोग मौत का मातम मना रहे थे। जब देश भर में दीपों के उत्सव की तैयारियां चल रही थी, गोपालगंज के इस इलाके में त्राहिमाम मचा हुआ था। इस गांव की हालत देखिए, रोशनी के त्योहार पर यहां मौत का अंधेरा पसरा हुआ है। हर्ष के पर्व पर यहां शोक का हाहाकार है। एम्बुलेंस निकल रही है, अर्थियां उठ रही हैं, गम में छाती पीटी जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्यों जिस बिहार में शराबबंदी है, जहां सरकार पूर्णतः शराबबंदी का ताल ठोक कर दावा करती है, वो खोखली साबित हो रही है। असली तो छोड़िए, नकली और जहरीली शराब तक सुशासन के नाक के नीचे धड़ल्ले से बिक रही है, खरीदी जा रही है और जहरीली शराब बिक्री की वजह से सस्ते में लोगों की जान जा रही है। बिहार के बेतिया और गोपालगंज में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 25 तक पहुंच गई है। कई लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। उनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर है। आशंका है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। बिहार में शराबबंदी का यही सच है। पैसा फेंकिए और जितनी मर्जी हो उतनी शराब गटकिए। ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। सवाल है, जहां शराब पर पाबंदी है,
जहां शराब बेचना और खरीदना अपराध है, वहां जहरीली शराब के चलते लोगों की अर्थियां क्यों उठ रही हैं? यही सवाल जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो जवाब में वो कैसे दर्शन का पाठ करने लगे, सुन लीजिए। शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है। इसके बारे में तो पूरा प्रचार, तो एक और ज्यादा कैंपेन फिर से इसको प्रारंभ करना बहुत जरूरी है। लोगों को एक एक जगह बताना कि बहुत गंदी चीज है, शराबबंदी लागू है, अगर इस तरह से कुछ करिएगा तो आपको अब किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है, ये लोग चले जा रहे हैं। इसी नीतीश कुमार को आप ना जाने कितनी बार शराबबंदी को लेकर प्रहार और हुंकार भरते सुना होगा। बिहार में शराबबंदी के फैसले पर कीर्ति और यश बटोरते देखा होगा, लेकिन वही फैसला जब ग्राउंड लेवल पर फिसड्डी साबित हो रहा है तो नीतीश कुमार कड़े एक्शन की जगह मीडिया के कैमरे पर प्रवचन जैसा पाठ करते दिखाई देते हैं। हम तो सब लोगों से विनम्रता पूर्वक यही आग्रह करेंगे कि भाई सतर्क रहिए, ये गंदी चीज है, इसका सेवन मत करिए, ये बुरी चीज है, ज्यादा से ज्यादा बीमारी फैलाने वाली ये चीज है और दुनिया भर में ये बात आ गई है सामने, तो इस पर देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और चंद लोग तो गड़बड़ होंगे ही, ये तो तय बात है, ये दुनिया का आज का है। जितना दिन अपना इतिहास देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो कोई भी हर समय हर आदमी तो सही नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है, सब दिन की बात है ये, तो कुछ तो इधर उधर करने वाले होते हैं। अब नीतीश कुमार को ये कोई कैसे बताए कि हालात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी सीख देने का नहीं है। सबक की सीख की जगह जरूरत शराब तस्करों पर नकेल कसने की है, क्योंकि बिहार में जहरीली शराब से बार बार मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब कैसे बिक रही है? क्या शराब प्रशासन की जानकारी में बिक रही है? क्या शराबबंदी लागू कराने में सरकार प्रशासन फेल है? जहरीली शराब से मौत का गुनहगार कौन है? बार बार जहरीली शराब से मौत होने के बावजूद गुनहगारों पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कानून अपना काम बराबर करता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो गंदी मछली बनकर पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर्व के बाद शराबबंदी पर समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत उनको ये याद दिलाने का है कि हालात समीक्षा के नहीं, सख्त एक्शन के हैं, क्योंकि शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में जहरीली शराबबंदी से हो रही मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले 15 दिनों में जहरीली शराब पीने से बिहार में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के सरैया में 6 मौतें, बेतिया में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। गोपालगंज में 17 लोगों की मौत, तो सिवान के गुठनी में 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।